18 तोले ऐसा कुछ है एक गाना। तो मैं घर पे हरियाणवी बोलता हूँ अपनी, मतलब मेरी वाइफ को नहीं आती है, पर मैं हमेशा हरियाणवी में बात करता हूँ मम्मी पापा के साथ या फिर अकेले में। के बाद हम पहुंच चुके हैं विकास सर के घर पे और बहुत मशक्क़तों के बाद उन्होंने हमको डेट दे दी है। सर थैंक यू सो मच। हमने पूरी टीम ने ना बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, बार बार आपकी डेट्स मैच नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली आपने ये मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर सकें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, प्लेजर इज़ ऑल माइन। फरहान क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है और वो बहुत टाइम से पीछे था कि विकास भाई एक इंटरव्यू दो, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, लाइफ की जर्नी कहाँ से कहाँ तक आप आए हो बॉम्बे में, उसके बारे में कुछ बताओ हमें। तो मैं टाइम तो नहीं दे पा रहा था, बट आज फाइनली उसने घर पर ही पकड़ लिया सुबह सुबह। तो प्लेजर इज़ ऑल माइन। और थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बता दूं कि हम विकास सर के जो वर्सोवा के पास में पेंट हाउस है उसमें हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत ही शानदार घर है। मैंने तो पहली बार देखा है इतना बड़ा घर। तो इंटरव्यू के बाद हम आपको एक राउंड भी दिलवाएंगे पूरे घर का। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। जो चीज़ देखने लायक है उसको दिखाना चाहिए दुनिया को, क्यों नहीं। वाह क्या बात है। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, काम कर रहा हूँ, बिज़ी रहता हूँ, अपनी वाइफ के साथ घूमने जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और लाइफ एक अच्छे फेज से गुजर रही है। वाओ जी, अच्छा लगा सुन के। तो आपकी शादी कब हुई? अभी आपने बोला वाइफ के साथ। हाँ जी, मेरा रोका जो 2020 में हो गया था और मेरी शादी 2021 यानी 2021 में हुई थी। अभी 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं मेरी शादी को। और मेरी वाइफ मेरे साथ बॉम्बे में ही रहती हैं, बट क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी वाइफ भी दिल्ली से ही हैं। और हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, पूरी फैमिलीज़ दोनों मिलके अरेंज जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर, बिल्कुल फैमिली वाला फंक्शन, वो सब वैसी हमारी शादी हुई थी। तो सर मतलब शादी से पहले ऐसे कुछ गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी या फिर आपको करनी ही थी अरेंज मैरिज, या क्या रीज़न था? नहीं देखिए, गर्लफ्रेंड्स और ये सब तो क्योंकि आप उस दौर में होते हो जब आप यंग होते हो, कॉलेज में या फिर आप बॉम्बे जैसे शहर में आते हैं तो छोटे मोटे आपके फ्रेंड्स वगैरह बनते ही हैं। बट कुछ ऐसा सीरियस मेरा कुछ नहीं था कभी भी कि मैं शादी करूं किसी से। शुरू से ही मेरा ये मानना था कि शादी हो या फिर अगर आपको सेटल होना है लाइफ में आगे जाके, तो आपको एक ऐसी लड़की से करनी चाहिए जो आपको समझे, जो आपकी फैमिली की वैल्यू करे, जो आपकी वैल्यू करे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसी वाइफ मिली है। और क्योंकि शादी के बाद ही मेरा ज़्यादा जो है बिज़नेस वो ग्रो हुआ है बॉम्बे के अंदर, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो मेरे लिए शी इज़ वेरी लकी फॉर यू। यस यस, ठीक है। तो सर जैसा कि हम लोग आपको रोडी से ही जानते हैं, तो आप पहली बार मुंबई कब आए थे? वैसे तो मैं पहली बार 2010 में आया था रोडीज़ से कुछ 1 साल पहले, क्योंकि उस वक्त रोडीज़ के ऑडिशन में दे रहा था। 2008 से मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया था। तो बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, हर शहर में जाके मैं ऑडिशन देता था। तो उन दिनों बॉम्बे आया था मैं 1 महीने के लिए। और ये शहर इतना ख़ास करके बाहर के जो छोटे कस्बे के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, सपना होता है बॉम्बे में आना। सही बात है। 1 महीने में मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रहना इतना इजी भी नहीं है जितना बाहर से लगता है कि हम जाएंगे और कुछ बन जाएंगे। बट फिर उसके बाद मैं रोडीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ 2012 में, देन उसके बाद मैं परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। तो मतलब पहली बार जब आए थे तो 1-2 दिन के लिए आए थे? 1 महीने के लिए। अच्छा, 1 महीने के लिए आए थे। तो उस समय क्या था कि मतलब आपको रोडीज़ में ही आना था या फिर आप रहने के लिए आए थे? मतलब मोटिव क्या था? नहीं, जैसे कि हर एक बच्चे का सपना होता है जब वो 19, 20, 21 साल का होता है कि मैं तो हीरो बनूंगा पापा, बॉम्बे जाऊंगा, नाम कमाऊंगा, पैसे बनाऊंगा। तो मेरा भी वही था। तो एक रोडीज़ एक उन दिनों एक बहुत बड़ा नाम होता था रियलिटी शो में। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसके थ्रू जाऊँगा तो मुझे शायद ईज़िली काम मिल जाएगा। तो मैं एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार आया था कि बॉम्बे क्या है, कैसा शहर है और कैसे काम मिलता है। तो वो 1 महीना यहाँ पे बहुत टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मैं उसके पास स्टे किया मैंने। वो भी यहाँ से मलाड, जहाँ पे हम रहते हैं अभी, इससे करीबन 1 घंटा लगता है अगर आप बाय रोड जाएंगे तो वो थोड़ा सस्ता एरिया है। तो वहाँ से मैं डेली ट्रैवल करता था, यहाँ पे ऑडिशन देता था, बट डेली रिजेक्शन और ये सब देख के मैं 1 महीने के अंदर गिव अप करके वापस चला गया था।
ओके। तो सर आपकी जो रोडीज़ की जर्नी रही पूरी, मतलब वो उस जर्नी के बारे में हमें बताइए कि वो किस तरीके की जर्नी रही, किस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए रोडीज़ का ऐसा था कि रोडीज़ स्टार्ट हुआ था 2002 या 2003 में, 2004 में आएगा। पहले रणविजय विनर था उसका। हाँ जी। लेकिन जब वो 2005 और 6 में आया तो उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था हमारे टाइम पे कि लोग 2-2 दिन तक लाइन में लग के उसका ऑडिशन देते थे और लाखों लोग ऑडिशन देते थे। और उन दिनों रोडीज़ विनर बनना मतलब एक यशराज की मूवी में लीड रोल मिलने के बराबर था। बहुत क्रेज़ होता था। उसी क्रेज़ को हमने देख के ट्राई किया कि चलो मैं भी देखता हूँ कि अगर मेरा हो जाता है तो। क्योंकि मैं 8 नंबर से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो बर्थ डेट है वो 8 सितंबर है। तो हमारी जो हम जैसे जो लोग होते हैं वो एक चीज़ को अगर एक बार ठान लेते हैं कि भाई ये करना है, तो जब तक नहीं मिलती तब तक वो ट्राई करते रहते हैं, फिर वो 1 साल में हो या 5 साल में। तो ऐसे ही मैं उसमें एक बार घुसा तो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। 2005 में मैंने स्टार्ट किया था उसका ऑडिशन देना। तो फिर 2006, 7, 8, 9, 10, 11 तो करीबन 7-8 साल तक मैंने उसका ऑडिशन दिया। 5-6 में मैंने बहुत कम दिया एक शहर में जाके, बट 2008 के बाद मैं कंटिन्यूसली 4 साल हर शहर में जाके उसका ऑडिशन देता था। और लकीली 2012 में मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। और ऊपर वाले की नेमत थी कि मैं उस साल उसका विनर भी बना, जो कि एक मतलब कुल अभी तक मेरे ख्याल से 15 या 16 विनर्स ही बने होंगे रोडीज़ के। तो ना ही मेरा सिलेक्शन हुआ बल्कि मैं उसका विनर भी बना था। ओके, जैसे आपने बोला कि जो 8 नंबर वाले होते हैं वो ऐसा होता है कि किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो आगे तक जाते ही हैं। तो मतलब 8 नंबर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में भी आपका कुछ? मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है सब ऊपर वाले ने दिया हुआ है। आपसे वो अगर कुछ करवाना चाहता है तो वो आपको उसको करने की ताकत भी वही देता है, बिना उसकी मर्ज़ी के। जब एक डाल पर बैठे पंछी को वो रात को गिरने नहीं देता, तो हम तो इंसान है। तो जो ये बोलते हैं कि साइंस है, ठीक है मैं मानता हूँ साइंस भी है, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते। अगर वो आपको चाहेगा बड़ा बनाना तो आपको रास्ते भी खुद ही दिखाएगा, और आपको रास्ते दिखाने के बीच में वो स्ट्रगल देखना पड़ेगा, आपको गरीबी देखनी पड़ेगी, आपको फैमिली का जो सपोर्ट है वो ही मिलना बंद हो जाएगा। पर अगर आप उन सब चीज़ों को पार कर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर सक्सेस होते हैं। जो रोडीज़ का ऑडिशन है वो देख रही थी, तो उसमें ऐसा था कि एक टाइम था जब घर वालों ने आपको ना पैसा देना बंद कर दिया था। हाँ। तो वो जो सफ़र था, जो जिस टाइम पर आप कॉलेज में थे और जब पैसे देने बंद कर दिए थे, तो वो सफ़र आपने कैसे, वो क्या स्ट्रगल था और क्या रहा उस दौरान, क्या फेस किया? पैसे देने तो घर वालों ने बहुत बार बंद किए हैं मुझे, कॉलेज में ही बंद किए। फिर मैं जॉब पे लगा तो फिर मेरी जॉब छूट गई थी तो भी बंद कर दिए। फिर बॉम्बे में मैं आया, बॉम्बे में आने के बाद हालांकि मैं रोडीज़ का विनर था, बट कहते हैं कि सफलता जब आपको रातों रात मिलती है तो वो सर पे चढ़ जाती है। तो ऐसा भी एक टाइम आया था कि बॉम्बे में भी मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि वड़ा पाव उन दिनों 8 रुपये का या 9 रुपये का कुछ मिलता था, और मेरे पास सिर्फ 5 रुपये थे कि मैं वड़ा पाव भी नहीं खा सकता। लेकिन वही बात है कि अगर आपको ये विश्वास था कि आप कुछ करना है ज़िंदगी में, तो आपके रास्ते खुद ब खुद ऊपर वाला निकालता है। तो धीरे धीरे कर के मैं उस फेज़ से निकला। फिर उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, फिर बिज़नेस के बाद मैं ग्रो करता गया, और आज एक वक्त मेरे पास रहने के लिए एक बेड नहीं था। आज बॉम्बे शहर में हमारे करीबन 350-400 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स जो हैं वो चलते हैं, जिसमें सब एक्टर्स ही रहते हैं मोस्टली। ओके सर, तो देखने में मतलब आपको देख के ही कोई कह देगा कि या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या तो फिर आप सर पॉलिटिक्स में जाने का कुछ इंटरेस्ट है, क्योंकि सर को देख के थोड़ा सा पॉलिटिशियन जैसे सर का लुक आ रहा है, तो मतलब इसलिए मुझे लगा कि पूछ लेते हैं कि कुछ इंटरेस्ट, क्योंकि आपने ऑडिशन में बताया था कि आपने पॉलिटिक्स करी है कॉलेज के दौरान, तो ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज के दौरान हमने कॉलेज का इलेक्शन जो होता है वो ज़रूर मैंने फ़ाइट किया था और मैं उसमें जीता भी था। पर पॉलिटिक्स आपको एक जैसे हर एक आप प्रोफेशन कोई चुनते हैं, या तो आप एक्टिंग कर सकते हैं, या आप बिज़नेस कर सकते हैं, या पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो मैंने एक्टिंग भी ट्राई किया, मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने पॉलिटिक्स भी ट्राई किया था, मुझे उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो मैंने अब बिज़नेस ट्राई किया तो मुझे बिज़नेस में सफलता मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो पाथ है आगे वाला वो बिज़नेस से ही मैं आगे जा सकता हूँ। पॉलिटिक्स का देखते हैं, अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा मौका मिला तो ज़रूर मैं उसमें फिर से ट्राई करना चाहूँगा। तो लेकिन इंटरेस्ट आपका मतलब ग्रोथ आपकी बिज़नेस में हो रही है, लेकिन आपके पास 3-4 ऑप्शंस थे, मतलब आप एक्टर भी बन सकते थे, है ना, और आप बिज़नेस भी कर सकते थे, और इसके अलावा आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते थे। तो
आपका जो बेसिक इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से वो किस चीज़ में रहा है? नहीं देखिए, इंटरेस्ट आपका हर उम्र के साथ बदलता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको 10 रुपये या 5 रुपये मिल जाए ताकि आप डेली अपने दोस्तों के साथ कुछ खा ले जाके। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको एक बाइक मिल जाए, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बन जाए, नए कपड़े मिल जाए, तो आप उस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। जब आप नौकरी पे जाते हैं तो आपको लगता है कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, गाड़ी हो जाए, शादी हो जाए और एक अच्छी फैमिली हो जाए। लेकिन जब आप इन सब से ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, लाइफ में जो आपका मकसद है वो शायद इन सब चीज़ों से बड़ा है। तो टाइम के साथ आपकी सब चीज़ें बदलती रहती हैं, आपकी चॉइसेस बदलती रहती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। तो अभी मेरी लाइफ के अंदर जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ ये है कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूँ, ग्रो करूँ आगे लाइफ में, और फिर उसके बाद आगे जो मुझे और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर मैं वो भी आगे जाके ट्राई करूँगा। तो सर बिज़नेस के बारे में आपने बोला, तो किस चीज़ का बिज़नेस आप करते हैं? अभी मेरा रियल एस्टेट का आप कह सकते हैं कि हमारे अपार्टमेंट्स हैं, मेरी गारमेंट्स की कंपनी है। ओके। फिर हमारे नाम होटल्स सर हैं, गारमेंट्स हमारा केवी ग्रुप के नाम से है सारा बिजनेस। केवी ग्रुप। एंड फुल फॉर्म ऑफ दिस इज? के से मेरी वाइफ का नाम आता है कोमल और वी से मेरा नाम आता है विकास। केवी ग्रुप जी। ओके। तो हमारी 4 से 5 कंपनीज हैं, तो रियल एस्टेट में भी हैं, गारमेंट्स में भी हैं और हमारे होटल्स भी हैं। तो ये 3-4 बिजनेसेस हम अभी कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है अभी इस स्टेज पे पहुंचने के बाद, जबकि काफ़ी कुछ एक मुकाम आपने हासिल कर लिया है, कितना % आपकी मेहनत कोशिश रही और कितना % लक था उसमें? मतलब किस्मत कितनी थी? जैसा कि आपने कहा कि भगवान जिसको बनाना चाहता है उसको बना ही देता है, तो समहाउ जिसके ऊपर सर पर भगवान का हाथ है उसे हम लकी ही बोलेंगे एक तरीके से कि भाई बहुत लकी इंसान है। हाँ नहीं देखिए, लक तो ज़रूर मैटर करता है आपकी लाइफ में, बट हार्ड वर्क उससे ज़्यादा मैटर करता है। अभी भगवान आपको अगर चाहता है कुछ देना, तो आपको उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। आपको उठ के सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, आपको अपना बिज़नेस संभालना पड़ेगा। अब मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, मेरे दिमाग में 24 घंटे मेरा बिज़नेस चलता है, लेकिन जो मेरे लिए काम करते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि हमारा काम कब ख़त्म और कब हम घर जाएँ। और मेरे दिमाग में ये चलता है कि यार आज ये काम रह गया, ये कैसे होगा। तो लक तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लक बिल्कुल नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क भी आपको उतना ही करना पड़ता है। जब तक आप कुछ चीज़ को पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक कि मैं किसी प्रॉपर्टी को लेने ही नहीं जाऊंगा या फिर मैं किसी प्रॉपर्टी के लिए ट्राई नहीं करूंगा तो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी। मैं ट्राई करूंगा और अगर मेरा लक अच्छा होगा तो वो मुझे मिलेगी। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में मैटर करती हैं, आपका लक भी करता है और आपका हार्ड वर्क भी करता है। ओके। तो सर शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी? बहुत। बिजनेस को खड़ा करने में या इन्वेस्टमेंट मिलने में? आज भी आती है, आज भी दिक्कतों से दिन शुरू होता है और दिक्कतों से ही दिन ख़त्म हो जाता है। हर रोज़ कोई ना कोई, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को मैनेज करते हैं, फंड्स की इतनी हमारा मतलब आप लगा लीजिए कि डेली का हमारा एक्सपेंस ही लाखों में होता है, बट वो हमको फिर रिकवर करना होता है बिज़नेस के लिए। और ख़ास करके कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि यार सब ख़त्म हो रहा है, अभी आगे कैसे बढ़ूँ। लेकिन वो जब ऊपर वाला आपका सपोर्ट करता है, जब आपको विश्वास होता है कि नहीं एक एक दिन आप ग्रो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑब्स्टिकल्स वो कम होते चले जाते हैं। तो सर पूरी जर्नी के दौरान कौन सा ऐसा शख्स या इंसान था जो कि आपका हमेशा, जिसने आपका साथ दिया या जो आपका हौसला बना कि आपको लगा कि हाँ ये है, या फिर जिसने आपको टूटने नहीं दिया? वो मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी। तो शादी से पहले भी मैं बहुत कम, मेरे पास 1 या 2 अपार्टमेंट्स थे, वो भी सिर्फ मैं अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे यूज़ करता था, अदरवाइज़ मैं एक्टिंग में ही ट्राई कर रहा था। बट हमारा जो रोका हुआ था तो वो शादी से करीब एंगेजमेंट से भी करीब 8-9 महीने पहले, साल भर पहले हुआ था। तो उन दिनों मैं इनके साथ शेयर करता था कि यार मैं आपको यहाँ पर अगर लेके आऊँगा तो कहाँ रखूँगा। मैंने एक अपार्टमेंट लिया था नवी मुंबई से आगे, तो वो अपार्टमेंट हम वहाँ पर जाकर रह नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत दूर था यहाँ से और मेरा काम यहाँ पे था। तो फिर वहाँ पर उसको रेंट पे देना, फिर या फिर वहाँ से EMI कम ज़्यादा आ रही थी, रेंट कम आ रहा था। मेरे को हमेशा इसने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, टाइम धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे, होता रहेगा। तो इसका सपोर्ट मुझे पहले दिन से ही मिला था।
और वो आज का मतलब शादी से वो एक दिन पहले जब मैंने इससे पूछा था कि भाई देख ले, बॉम्बे में मेरे पास इतना है नहीं अभी रहने के लिए, कहाँ रखूँगा, बोले कोई नहीं, जहाँ पे भी रखोगे, जैसे भी रखोगे, मैं रह लूँगी। तो पर मैंने इनको हमेशा अच्छी उस पर ही रखा। ओके, तो बेसिकली कह सकते हैं इट इज़ लव कम अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ थी। नहीं, अरेंज ही थी, अरेंज के बाद प्यार हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ। ठीक है, जितनी सपोर्टिव वाइफ मिलती है तो प्यार हो ही जाता है। बहुत बहुत बहुत